वही सनाया भी मुस्कुराते हुए कार के अंदर जा बैठ कार का चाबी उसके तरफ बढ़ा देती है। तभी अनुराग उसके हाथ से चाबी ना ले उसके हाथ को कस के पकड़ अपने करीब कर उसके आंखों में देख कठोरता से कहता है, सनाया अपना लिमिट क्रॉस मत करो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तुम लड़की हो। अनुराग के उसके कस के हाथ पकड़ने से बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसके कड़वे बातों के कारण उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो सच में रोते हुए कहती है, जो करना आपको करो, मैं नहीं बंद करूंगी अपनी हरकतें, प्यार करती हूँ मैं आपसे और करती रहूंगी। इतना कहने के बाद वो बच्चों की तरह रोने लगती है तो अनुराग उसके हाथ को छोड़ देता है और बस चाबी ले सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर देता है। वही सनाया जब देखती है वो उसके सच में रोने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो सनाया कहती है, नैना दी अब जिंदा नहीं है, क्यों नहीं उन्हें भूल कर मेरे साथ आगे बढ़ते हो आप, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप नैना दी को भूल मुझसे प्यार करो। सनाया के बातों को सुन अनुराग जोर से ब्रेक लगा, अपने सीट बेल्ट खोल सनाया के करीब जा उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख, अपने उंगली को उसके चेहरे पर दबाते हुए अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम कुछ भी कर लो मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा और अब अपना ये स्टुपिडिटी बंद करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। इतना कहने के बाद वो उसके चेहरे को झटक वापस अपने सीट पर बैठकर स्टार्ट कर देता है। अनुराग के कड़वे बातों को सुन सनाया उदासी से बैठी थी। कुछ ही वक्त में होटल आ जाता है तो अनुराग कार रोक कार से बाहर निकलने वाला था। तभी सनाया कहती है, अगर आप अपने मेंशन नहीं चले तो मैं होटल में भी तमाशा करूंगी, वो भी पूरे मीडिया वालों को बुलाकर। सनाया के बातों को सुन अनुराग उसके तरफ घूर कर देखता है पर सनाया अपने चेहरे को फेर लेती है। वही अनुराग अफसोस से भरा सांस भर कार स्टार्ट कर देता है। वैसे भी इंडिया में उसे कुछ दिन ही रुकना था तो वो अब और कोई तमाशा नहीं चाहता था। वही दूसरी तरफ कॉलेज में सारे क्लास ओवर हो गए थे तो मोक्ष और रचना दोनों बातें करते हुए क्लास से बाहर जाने लगते हैं। तभी एक उसके क्लास की ही लड़की उसके पास भागते हुए आती है और उसका नाम लेती है, मोक्ष। तो मोक्ष और रचना दोनों ही रुक जाते हैं और मुड़ उस लड़की के तरफ देखते हैं तो वो लड़की मोक्ष के पास आ कहती है, तुम्हारा पेन क्लासरूम में ही छूट गया था। इतना कह मोक्ष का पेन आगे बढ़ा देती है तो मोक्ष उसके हाथ से पेन ले मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। तो वो लड़की मुस्कुरा देती है। तभी लड़की मोक्ष को रचना के साथ देख कहती है, तुम दोनों और जय सिर्फ एक साथ रहते हो, वैसे तुम और रचना डेट कर रहे हो क्या? लड़की की इस सवाल पर मोक्ष झट से कहता है, नहीं नहीं, हम तो सिर्फ दोस्त है। दोस्त वर्ड सुन उस लड़की के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ा कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैसे स्कूल के टाइम में मोक्ष की कोई लड़की दोस्त नहीं बनी थी क्योंकि वो थोड़ा साया था और रचना से भी दोस्ती जय के कारण हुआ था। पर अभी आगे से कोई लड़की आकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी तो मोक्ष थोड़ा हिचकिचा रहा था पर मना कर नहीं सकता था, इसलिए वो अपने हाथ को आगे बढ़ा उससे मिला कहता है, ओके। दोनों हाथ मिला अपने हाथ एक दूसरे से हटा देते हैं तो लड़की अपना फोन निकाल कहती है, अब तो हम दोस्त है तो अपना नंबर दो। दोनों में बातें चल रहा था। वही रचना उस लड़की को देख इतना तो समझ गई थी, ये लड़की मोक्ष में पूरा इंटरेस्टेड है। तभी रचना कहती है, मैं भी हूँ, क्या मुझसे दोस्ती नहीं करना है तुम्हें? ये सुन वो फीकी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ तुमसे भी करना है, मुझे लगा था तुम लड़कियों को दोस्त नहीं बनाती हो बस इसलिए। ये सुन रचना अपने होठों पर झूठी मुस्कान ले आती है और कहती है, ओह कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, ओके। ये सुन लड़की का तो मुंह ही बन जाता है। वही रचना उसे अपना नंबर बताने लगती है तो लड़की को ना चाहते हुए भी उसका नंबर लिखना पड़ता है। रचना के नंबर को लेने के बाद वो मोक्ष के तरफ देखती है। तभी रचना टाइम देख कहती है, मोक्ष हम लेट हो रहे हैं, जय कब से हमारा वेट कर रहा होगा। इतना कहने के बाद वो मोक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वही मोक्ष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वही वो लड़की अपने फोन को लिए बस खड़ी रह जाती है। तभी रचना मोक्ष को उस लड़की से काफी दूर ले आ थोड़ा स्लो हो जाती है। तभी मोक्ष बहुत मासूमियत से कहता है, रचना जय तो आज नहीं आने वाला था ना? मोक्ष के इस सवाल को सुन रचना कहती है, बुद्धू मैं बस झूठ बोली थी। रचना के बात को सुन मोक्ष सवाल करता है, क्यों? तो रचना उसे कहती है, क्योंकि वो लड़की शायद तुझे पसंद करती है और उसके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ये सुन मोक्ष कहता है, वाओ, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, देखकर ही पहचान जाती हो। ये सुन रचना अपने बालों पर हाथ फेर लहराते हुए कहती है, वो तो हूँ मैं, क्योंकि नोबेल फीमेल लीड जो हूँ। रचना की बातों को सुन मोक्ष मुस्कुराने लगता है। वही दूसरी तरफ जय उस पेपर को पढ़ने के बाद आदित्य को हैरानी से देखने लगता है।
तो आदित्य अपने जेब से सिगरेट निकाल उसे जला लेता है और सिगरेट के कस लेने लगता है तो जय उसे देखता है, फिर अपने चेहरे को मोड़ कहता है, मैं आपका फेक गर्लफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ, जबकि मैं लड़का हूँ। तो ये सुन आदित्य उसके तरफ देखता है और कहता है, जैसे अब तक लड़की बने हो वैसे ही, ना बोलने का तो आदत हो ही गया होगा। ये सुन जय एक बार फिर अमाउंट की तरफ देखता है, फिर अपने पास आ रहे धुएं को साइड करते हुए कहता है, पर ऐसा करना क्यों चाहते हो? मैंने सुना है आपके आसपास कई लड़कियां हैं, तो उन्हें गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते हो? जय के बातों को सुन आदित्य सोफे पर अपने सिर को टिका सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, वो लड़कियां सरदर्द है, उन लड़कियों के साथ बेड तक ही मजा आता है। आदित्य की इस बात को सुन जय को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर वो अमाउंट को देखता है और अपने मन में कहता है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, इससे मैं दादी का इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। वैसे भी दिन में कुछ घंटे गर्लफ्रेंड बनने में क्या जाता है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहता है, पर मेरे कुछ डिमांड्स होंगे। ये सुन आदित्य के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम हो कि मेरे सामने अपना डिमांड रख रहे हो। ये सुन जय कहता है, आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत है इसलिए आप मुझे ये काम करने को कह रहे हो और मुझे पैसे का इसलिए मैं तैयार हूँ बनने के लिए, तो फिर मुझे अपना डिमांड रखने का पूरा राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि जरूरत हम दोनों को है। आदित्य को नहीं लगा था जय इतना बोल भी सकता है, पर उसे बोलता देख आदित्य कहता है, ओके, पर सिर्फ 3 डिमांड, वो भी मुझे लगा कि इसे एक्सेप्ट करना चाहिए तो ही। ये सुन जय ओके कहता है, फिर अपना डिमांड बताना शुरू करता है। 1, मेरे पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये डिमांड मानने लायक था, तो आदित्य कह देता है, ओके। वही जय दूसरा डिमांड कहता है, 2, मेरे क्लोज नहीं आओगे। ये सुन आदित्य सिगरेट के लंबे कस लेते हुए कहता है, फिर सभी को लगेगा कि हम कपल नहीं है। ये सुन जय कहता है, ठीक है, पर किस नहीं कर सकते हो? जय की इस डिमांड पर आदित्य कुछ नहीं कहता है, तो जय उसे देखने लगता है। तभी आदित्य कहता है, जब मुझे लगेगा कि किसी को ये शो करना है कि हम रियल कपल है, तो मैं किस करूंगा। ये सुन जय उसे घूर कर देखता है, फिर कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो अपना लास्ट डिमांड कहता है, जब भी काम हो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा, पर मेरे घर के पास मत आना। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम तो आज से मेरे साथ ही रहोगे। ये सुन जय अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ आदित्य को देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर के अलावा कहीं और नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो रचना परेशान हो जाएगी। जय के जुबान से रचना का नाम सुन आदित्य अपने सिगरेट को बुझा कहता है, ये रचना कौन है? वही रात वाली लड़की। ये सुन जय अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ तो मैं डिसाइड करूंगा किस पर एग्री होना, किस पर नहीं। ये सुन जय उसे गुस्से में घूरता है, पर पैसे का उसे बहुत जरूरत होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है, बस अपने नजरों को झुका लेता है। वही आदित्य कहता है, अपना तीसरा डिमांड जल्दी कहो। तो जय कहता है, ठीक है, तो आप मेरे सामने सिगरेट नहीं पियोगे, ना ही अल्कोहल। ये सुन आदित्य कहता है, कोई एक बोलो। तो जय चिढ़ते हुए कहता है, ओके सिगरेट। तो आदित्य ठीक है कह देता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो जय झट से कहता है, मैं अब जा सकता हूँ? तो आदित्य कहता है, ओके, जाओ, जाकर अपना सामान पैक कर लो, और हाँ, रात को ऐसे ही लड़की की तरह रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुन जय झट से कहता है, जरूरत नहीं है, आप मुझे एड्रेस दे देना, मैं खुद चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद बिना इजाजत मांगे वो जाने लगता है। तभी आदित्य उसे घूर कर देख अपने कठोर आवाज में कहता है, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा हूँ। आदित्य का ये बात सुन जय के कदम रुक जाते हैं और वो मुड़ आदित्य के तरफ देख सवाल करता है, अब क्या काम है? जय के ऐसे बर्ताव को देख आदित्य कहता है, मेरे सामने अपना जुबान चलाने से पहले सोच लेना किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता हूँ, और जैसा मैं बोलूं बिना बोले वैसा करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आदित्य की कोल्ड आवाज में धमकी सुन जय के चेहरे पर घबराहट छा जाता है और वो बस अपने धीमे आवाज में पोलाइट तरीके से कहता है, ओके सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? जय को पोलाइट तरीके से बात करता सुन आदित्य को अच्छा लगता है और वापस से उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उसे जाने का इशारा कर देता है, तो जय वहां से जाने लगता है। वही जय के जाने के बाद आदित्य अपने मन में कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरा स्टेटस जानने के बाद भी मुझसे ऐसे बात करने का हिम्मत किए हो। इतना कहने के बाद वो वापस सिगरेट निकाल सिगरेट के कस लेते हुए एक डेविल मुस्कान के साथ कहता है, आई लाइक इट, बट मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ।
इतना कहने के बाद वो सिगरेट के कस लेते हुए अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया अनुराग के साथ मेंशन पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो सनाया के साथ मेंशन के अंदर जा हॉल में अनाया को सोफे पर बैठा देखता है, वही अनाया भी तो वो अपने पापा को देख झट से खड़ी हो भागते हुए अपने पापा के पास जाती है, पर अनुराग उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता है तो अनाया के चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी सनाया अनाया के सिर पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, डैडी अभी थके हुए हैं ना, लंबे जर्नी के वजह से, इसलिए वो अनाया से बात किए बिना जा रहे हैं। वही अनुराग सनाया का आवाज को सुन लिया था, पर पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखता है। वही अनाया कहती है, अनाया बड़ी हो गई है और वो जानती है डैडी थके हुए हैं, इसलिए अनाया डैडी के पास अभी नहीं जाएगी। छोटी सी अनाया के बातों को सुन सनाया की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है, तुम टीवी देखो, मैं आती हूँ। इतना कहने के बाद वो अनुराग के रूम जाने लगती है। अनुराग के रूम आने के बाद बिना नॉक किए रूम का दरवाजा खोल अंदर आ जाती है तो अनुराग अपने कोट को निकाला ही था, सनाया को आता देख कहता है, अब मुझे अपने ही रूम का डोर लॉक करके रखना होगा। अनुराग के बातों को सुन सनाया उसके पास जा कहती है, अच्छा होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही आते रहूंगी। ये सुन अनुराग कुछ ना कह बाथरूम के तरफ जाने लगता है, पर सनाया उसका हाथ को पकड़ गुस्से में कहती है, मुझसे रुडली बात करो चलता है, पर अपनी बेटी से क्यों क्यों आप अब तक उसे उस गलती की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं है। आप क्यों इतने बदल गए हो, क्यों आपको सही गलत समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध कोल्ड हॉटेड शुरू से था, पर आपकी तरह सही गलत में फर्क करना बंद नहीं कर दिया था आप तो। इससे आगे वो कुछ भी कहती इससे पहले ही अनुराग उसके मुंह पर अपने हाथ को रख उसका मुंह बंद कर कहता है, अब समझ आ गया है ना मैं कितना बुरा हूँ, तो दूर रहो, और तुम्हें इतनी फिक्र है उस लड़की की तो तुम उसे अपने साथ यहाँ से ले जा सकती हो। अनुराग का ये बात दरवाजे के बाहर दीवार से टिक खड़ी हो अनाया सुन रही होती है। वो वहां से ये सुन भागते हुए जाने लगती है। कदमों की आवाज सुन सनाया अनुराग के हाथ को अपने होंठों से हटा भागते हुए वहां से जाने लगती है, और वही अनुराग को जब ये समझ आता है उसकी बेटी सब सुन ली है तो वो अपने कदम उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ाता है, पर फिर अपने कदम रोक वो बेड पर जा बैठ टेबल पर रखे नैना के तस्वीर को हाथ में ली उसे देखने लगता है। वही दूसरी तरफ सनाया अनाया के पास जा उसे पकड़ कहती है, अनाया अपने डैडी के बातों को दिल से मत लगाओ। ये सुन अनाया रोते हुए ही कहती है, क्यों क्यों डैडी मुझसे इतनी नफरत करते हैं आंटी, मैं ऐसा की क्या हूँ। अनाया के सवाल का कोई जवाब सनाया नहीं दे सकती थी। वही अनुराग अभी जो कुछ हुआ अनिरुद्ध को कॉल कर बता देता है तो अनिरुद्ध कंपनी से बाहर निकल जल्दी से अपने कार के पास जा ड्राइवर के हाथ से कार का चाबी ले कार के अंदर जा बैठ वहां से निकल जाता है। वही अनुराग अपनी आंखों को बंद कर पास्ट को याद करने लगता है। नैना और अनुराग डॉक्टर के पास गए थे। नैना के प्रेगनेंसी को 3 महीना हो चुका था और उसका तबीयत बहुत खराब रहने लगा था, तो डॉक्टर उसे चेक करती है, फिर कहती है, मुझे नहीं लगता आपको ये बेबी रखना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, आगे जाकर आपके जान को खतरा भी हो सकता है। ये सुन अनुराग कहता है, तो मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहता हूँ। ये सुन नैना के आंखों से आंसू आने लगता है और वो कहती है, मुझे मेरा बेबी चाहिए। नैना के आंखों में आंसू आता देखना चाहते हुए भी अनुराग को नैना के खुशी के लिए ये बेबी रखना पड़ता है, और वो नैना को कई डॉक्टर के पास दिखवाया और उसका बहुत ख्याल रखने लगा था, पर डिलीवरी के वक्त सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि डॉक्टर बाहर आ कह देती है, मैं दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हूँ। तो अनुराग बिना हिचके कह देता है, मेरी वाइफ को बचाओ। पर डॉक्टर अंदर जा नैना का ऑपरेशन करने को होती है, तभी नैना दर्द में करहाते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को ही बचाइएगा। नैना को पता था उसका कंडीशन क्या है। वही नैना के बातों को सुन डॉक्टर कुछ नहीं कहती है, तभी नैना डॉक्टर के हाथ को पकड़ कहती है, प्लीज डॉक्टर, एक बार मेरे पति अपने बच्चे को देखेंगे तो मेरे साथ जो कुछ हुआ होगा उसे भूल जाएंगे, आप बस मेरे बच्चे को बचा लेना। नैना बहुत रिक्वेस्ट करती है, यहाँ तक कि कसम भी दे देती है। नैना के 1000 रिक्वेस्ट के कारण डॉक्टर को नैना की बात माननी पड़ती है, पर इससे पहले डॉक्टर उससे पेपर पर साइन करवाती है। पास्ट को याद करने के बाद अनुराग कहता है, अगर मुझे पता होता नैना तुम ऐसा कुछ करोगी तो ऑपरेशन के वक्त में ऑपरेशन रूम में ही होता। इतना कहने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती है और वो आगे खुद में ही कहता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी नैना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मेंशन आता है और अनाया को सनाया से लिफ्ट कर बस रोता देखता है तो
ये देख अनिरुद्ध कार से उतर उसके पास जाता है और अपने हाथ को अनाया के सिर पर रखता है तो अनाया सनाया से दूर को अनिरुद्ध की तरफ देखती है। तभी अनाया अपने चाचू को देख रोते हुए कहती है, चाचू मुझे यहाँ नहीं रहना है, डैडी को मैं पसंद नहीं हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, पर चाचू को तो तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम अपने चाचू को भाई को छोड़कर जाना चाहती हो? ये सुन अनाया अपने सिर को ना में हिला देती है। वही अनिरुद्ध उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछ कहता है, भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो काम की वजह से ऐसे हो गए हैं, पर बहुत जल्द भैया का पूरा प्यार अनाया को मिलेगा। अपने चाचू के बातों को सुन अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, सच्ची चाचू? तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर हाँ कहता है, फिर कहता है, अब अनाया धूप में काली हो जाए इससे पहले अनाया और चाचू अंदर चलते हैं। ये सुन सनाया अपना मुंह बना कहती है, और मैं? तो अनिरुद्ध सनाया के तरफ देख अपने आंखों को रोल कर देता है। तभी मोक्ष भी वापस आता है और अपने बाइक को साइड में लगा देता है। तभी अनिरुद्ध, सनाया, अनाया तीनों उसके तरफ देखते हैं। वही तीनों को बाहर देख मोक्ष बाइक से जल्दी से उतर तीनों के पास जा सवाल करता है, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी अनिरुद्ध उसके तरफ अपने कठोर नजर से बस देखता है, फिर कुछ जवाब ना दे अनाया से कहता है, चलो अंदर। तो मोक्ष को समझ नहीं आता है अनिरुद्ध उसे कोल्ड लुक क्यों दिया, उसने तो कोई गलती भी नहीं किया है। वही सनाया उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये सुन मोक्ष ओके कहता है, फिर दोनों साथ अंदर जाने लगते हैं और सनाया उसे बताने लगती है तो मोक्ष अनुराग आए है इस बात से बहुत खुश होता है, पर वो जो अनाया के साथ जो कर रही उसे सुन बहुत बुरा लगता है। सभी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। अनिरुद्ध अपने भाई से बात करने के लिए जा रहा होता है। ये देख मोक्ष भी उसके पीछे भागते हुए जा कहता है, डैड से इस बारे में अभी बात मत करिए, वो आज ही आए हैं। ये सुन अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं अब क्या करूं क्या नहीं, वो अब मैं तुमसे जानूं। ये सुन मोक्ष अपने होंठों का पाउट बना मोक्ष कहता है, इसमें बुराई क्या है? ये सुन गुस्से में अनिरुद्ध रुक जाता है और मोक्ष की तरफ अपने कोल्ड नजर से देखता है तो मोक्ष अपने धीमे आवाज में कहता है, आप। इतना कहा ही होता है कि तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है तो मोक्ष को अपने हाथ में दर्द होने लगता है और वो अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। पर अनिरुद्ध कुछ ना सुन उसे मोक्ष के ही रूम के अंदर ले जा दरवाजे को बंद कर उसे दरवाजे पर धक्का दे उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके आंखों में कठोरता से देखता है तो मोक्ष अनिरुद्ध के गुस्से को देख डर जाता है। वही अनिरुद्ध उसके आंखों में कठोरता से देख कहता है, जब तुम अपने लाइफ में किसी को लाने के बाद भी मेरे पास आकर मुझे बताना जरूरी नहीं समझते हो तो मैं क्यों तुम्हारे इस बात को मानूं? ये सुन मोक्ष कहता है, आप क्या बोल रहे हो? मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध चिल्लाकर सवाल करता है, जिस लड़की की तुम कॉलेज में हेल्प किए थे उसके साथ चल क्या रहा है तुम्हारा? ये सुन मोक्ष झट से कहता है, मेरा रचना के साथ कुछ नहीं चल रहा है और अगर चल भी रहा होगा तो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरा और रचना का रिलेशन फैमिली मैटर नहीं है, पर ये फैमिली मैटर है। ये सुन अनिरुद्ध उसे कठोरता से देखता है और उसके आंखों में अपने कोल्ड नजर से देख कहता है, ओह ये बात है, मैं ही बेवकूफ था जो तुम दोनों के केयर करने के लिए अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा, पर तुमने आज मुझे समझा दिया है, मुझे भी अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहने के बाद वो गुस्से में उसे छोड़ कहता है, गेट आउट। अनिरुद्ध के बातों को सुन मोक्ष को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर वो शांति से वहां से चला जाता है। वही मोक्ष के जाने के बाद अनिरुद्ध अपने बेड पर जा बैठ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है तभी विहान का कॉल आता है तो वो अपना फोन उठा विहान का कॉल आता देखता है तो कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा कहता है, हाँ। तो विहान कहता है, क्या हुआ तुम्हारे आवाज में मुझे गुस्सा का एहसास हो रहा है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, काम क्या है बताओ, फालतू बात मत करो। ये सुन विहान का मुंह बन जाता है और वो कुछ कहने वाला था पर अनिरुद्ध कहता है, मुझे शादी करना है। ये सुन विहान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, क्या तुम शो तो हो ना? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, हाँ। अचानक से अनिरुद्ध को हुआ क्या है उसे समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध के जवाब को सुन विहान कहता है, तो चाहते क्या हो? विहान के इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, तू मेरे लिए लड़कियों का इंटरव्यू ले ले और तुझे कोई लगे तो मेरे साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर देना। ये सुन विहान अफसोस से भरी सांस ले कहता है, यार अनिरुद्ध ये शादी की बात है ना कि तुझे अपने लिए सेक्रेटरी चाहिए। विहान की इस बात को सुन अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, सेक्रेटरी और वाइफ में क्या ही फर्क है? सेक्रेटरी कंपनी में मेरे लिए काम करती है और वाइफ घर पर मेरे लिए काम करेगी।
अनिरुद्ध के बातों को सुन विहान को लग रहा था वो अपना सिर ही फोड़ ले, पर फिर अपने फीलिंग्स को शांत करते हुए कहता है, अनिरुद्ध तेरी बातें सुन मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो अब इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। मैं तेरे लिए इंटरव्यू ले लूंगा, तू बस एक बार फिर इस बारे में सोच ले। तो अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, मैं सोच लिया हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही विहान अपने फोन को देखते हुए ही कहता है, अजीब है ये, ऐसे लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता है और अब उसे वाइफ चाहिए। इरिटेट हो खुद में इतना कहने के बाद वो अपने फोन को टेबल पर रख देता है। वही दूसरी तरफ हॉल में मोक्ष अपनी बहन और सनाया के पास बैठा हुआ था। वो अपनी बहन के मूड को लाइट करने का पूरा कोशिश कर रहा होता है, पर उसके दिमाग में बस अनिरुद्ध की ही बातें चल रही थी। तभी अनिरुद्ध हॉल आता है और मोक्ष को अजीबोगरीब हरकत करता देखता है, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते हैं और वो मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी सनाया अनिरुद्ध को ऐसे जाता देख अपना मुंह बना कहती है, दोनों भाई एक जैसे हैं, मूडी। ये सुन मोक्ष कहता है, सही कहा आपने। पर अनाया कुछ नहीं कहती है। वही दूसरी तरफ विहान तो अनाउंसमेंट करवा देता है, जो भी अनिरुद्ध अग्निहोत्री की वाइफ बनना चाहती है वो अपना इंटरव्यू देने द ब्लू हॉक कंपनी विहान का कंपनी में आ जाए। इस न्यूज को विहान पूरा सर्कुलेट करवा देता है और कुछ ही पल में पूरे मुंबई में ये खबर फैल जाती है और लड़कियां विहान के कंपनी जाने लगती है। वही दूसरी तरफ रचना भी ये न्यूज देखती है तो वो जल्दी से अपने रूम भाग अपना फोन ले मोक्ष को कॉल करती है, पर मोक्ष और सनाया तो आज पूरा दिन अनाया के साथ लगे थे। वही रचना टाइम देखती है, शाम के 7 बज रहे थे तो वो अपने कपड़े चेंज कर भागते हुए हॉल में आती है और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोली ही थी कि तभी रचना की माँ कहती है, 8 बजे तक घर आ जाना। ये सुन रचना, ओके मम्मा, कह भागते हुए जय के घर जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। तो जय, जो आदित्य के डील की वजह से डिप्रेशन में बैठा था, वो बार बार दरवाजा खटखटाने का आवाज सुनता है तो वो उसी हालत में जा दरवाजा खोल देता है। तभी रचना उसका हाथ पकड़ कहती है, जल्दी चलो मेरे साथ। पर जय अपने हाथ को छुड़ाते हुए सवाल करता है, कहाँ ले जा रही है। इस सवाल पर रचना उसे घूर कर देख कहती है, जहाँ भी ले जा रही हूँ बस शांति से चलो। तो जय कहता है, ठीक है, पर मुझे अपना कपड़ा तो बदलने दो और घर को खुला छोड़ थोड़ी जा सकता हूँ। ये सुन रचना टाइम देख कहती है, ओके ओके, तुम्हारे पास 2 मिनट है ये सब करने के लिए। रचना के टाइम लिमिट को देख जय उसे घूर कर देखता है, पर कुछ कहना तो बेकार था, इसलिए वो जल्दी से अंदर जा अपने कपड़े बदलने लगता है। वही रचना दरवाजे पर ही खड़ी थी। फिर 2 मिनट में ही जल्दी से अपने कपड़े बदल कर जय बाहर आ अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। फिर रचना और वो साथ जाने लगते हैं। तभी आदित्य का काम खत्म हो चुका था, इसलिए जय के मना करने के बावजूद वो उसके घर आ रहा था, पर जब देखता है रचना जय का हाथ पकड़े हुए है और दोनों किसी कपल की तरह चल रहे हैं, तो आदित्य कार के विंडो से बाहर के तरफ उन दोनों को हाथों में हाथ पकड़े चलता देख अपने हाथ का मुट्ठी बांध ड्राइवर से अपने कोल्ड आवाज में कहता है, स्टॉप। तो ड्राइवर झट से कार को रोक देता है। वही आदित्य अपने कठोर नजर से उन दोनों को देखने लगता है, फिर अपने मन में कहता है, बस आज इस लड़की के साथ जितना वक्त बिताना है बिता लो, उसके बाद मैं तुम्हें इस लड़की के लिए कभी टाइम नहीं निकालने दूंगा। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल जाता है। वही थोड़ा अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसे कोई साया देखता है। फिर वो जय के घर जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। वही दूसरी तरफ रचना जय के साथ ऑटो में बैठी हुई थी। वही जय रचना से सवाल करता है, तुम इतने बड़े कंपनी में जा क्यों रही हो, क्या तुम्हें जॉब ऑफर मिला है। जय के बातों को सुन रचना कहती है, मुझे वहां जॉब कैसे मिल सकता है। रचना के इस बात को सुन जय सवाल करता है, तो फिर तुम क्यों जा रही हो। जय के सवाल पर रचना कहती है, अरे बाबा तुम कितना सवाल करते हो। ये सुन जय अपना मुंह बना देता है। वही ऑटो रुक जाता है तो रचना ऑटो से बाहर आ जाती है, वही जय भी। तभी लड़कियों का भीड़ देख जय तो हैरान हो जाता है और वो परेशान हो कहता है, रचना तू कर क्या रही है और यहाँ लड़कियों का भीड़ क्यों है। तभी रचना कहती है, मैं बाद में बताती हूँ, मेरा यही इंतजार करना। इतना कहने के बाद वो भीड़ को हटाते हुए अंदर जाने लगती है। वही दूसरी तरफ आदित्य बार बार टाइम देख रहा था, फिर गुस्से में वो अपना फोन निकाल जय को कॉल कर देता है। तो जय अपना फोन निकाल स्क्रीन पर नंबर से कॉल आता देखता है तो वो कॉल उठा कहता है, हेलो। तभी आदित्य का कोल्ड आवाज उसके कानों में पड़ता है, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास खड़ा हूँ, जल्दी यहाँ आओ नहीं तो बहुत बुरा होगा।
ये सुनते ही जय हैरान हो गया था। वो कहने वाला था कि मैं मना किया था, पर कॉल कट हो जाता है। वही जय का दिमाग तो काम करना ही बंद कर गया होता है। वो रचना को भूल ऑटो ले वहां से निकल जाता है। वही रचना भीड़ में घुसते हुए अंदर जाती है और देखती है कि सभी रजिस्टर करवा रही है। ये देख रचना तो अपने सिर को पकड़ लेती है, पर मिलने का यही रास्ता था तो वो भी लेने के लिए जाती है, पर उतना भीड़ था कि सब उसे वहां पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। छोटी सी रचना तो पूरी परेशान हो गई थी। वही धीरे धीरे टाइम पार होने लगता है। रात का 8:30 हो चुका था और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है और सारी लड़कियां वहां से मुंह लटका जाने लगती है। वही रचना वहां जा कहती है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये सुन वो रचना को हैरानी से देखते हैं। रचना उम्र में बहुत कम नजर आ रही थी। ये देख वो हैरान था, पर फिर भी कहता है, अब रजिस्ट्रेशन कल होगा, कल आना। ये सुन रचना जिद करने लगती है, नहीं मुझे आज ही और अभी ही चाहिए। ये सुन वो आदमी परेशान हो जाता है। वही रचना पूरा जिद कर रही होती है। तभी वो आदमी गार्ड्स को बुलाता है तो गार्ड वहां आ जाते हैं। तभी वो आदमी रचना को बाहर ले जाने का ऑर्डर दे देता है तो गार्ड्स आ रचना के हाथ को पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है। वही रचना चिल्ला रही होती है। तभी विहान बाहर आता है। वही उसे लड़की के चिल्लाने का आवाज आता है तो विहान जो अपने असिस्टेंट के साथ था वो लड़की के आवाज को सुन अपने असिस्टेंट के साथ वहां जाता है। तभी वो अपने गार्ड्स को ऐसे किसी लड़की को पकड़ ले जाता है तो कहता है, स्टॉप। विहान के आवाज को सुन गार्ड्स रुक जाते हैं। तभी विहान वहां जाता है और एक बच्ची को पकड़ा हुआ देख विहान अपने कठोर आवाज में कहता है, हाथ छोड़ो लड़की का। वही विहान को देखते ही रचना को तो ऐसा लगता है मानो उसका प्रिंस चार्मिंग आ गया हो। वही गार्ड्स रचना को जल्दी से छोड़ देता है। तभी विहान अपने हाथ का इशारे से उसे जाने का इशारा कर देता है। वही विहान लड़की की तरफ देख सवाल करता है, क्या चाहिए तुम्हें? विहान के सवाल पर रचना झट से कहती है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये सुन विहान उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख मुस्कुराते हुए सवाल करता है, तुम्हारी एज क्या हो रही है? विहान के सवाल को सुन रचना कहती है, मैं अभी 17 की हूँ, पर मैं जल्द ही 18 की हो जाऊंगी। रचना के बातों को सुन विहान उसके सिर पर हाथ रख कहता है, तुम अभी बहुत छोटी हो, यहाँ से चली जाओ। तो रचना, जिसका चेहरा विहान के उसके सिर पर हाथ रखने की वजह से लाल हो चुका था, वो अपने नजरों को उठाती है और कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रचना के बातों को सुन विहान अपने हाथ को उसके सिर से हटा कहता है, क्या इतना पसंद है तुम्हें अनिरुद्ध? तो रचना झट से कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग ऐसे थोड़ी मिलेगा, वो तो बिल्कुल हीरो की अंदाज में मेरे लाइफ में आएगा। ये सुन विहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही दूसरी तरफ जय और आदित्य दोनों जय के घर के अंदर होते हैं। जय अपने कपड़े को पैक कर रहा होता है और आदित्य जय के छोटे से घर को देख रहा होता है। तभी उसका नजर एक तस्वीर पर जाता है तो उसकी आंखें डाक हो जाती है। वही दूसरी तरफ विहान कहता है, तुम्हें जब अनिरुद्ध नहीं पसंद है तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रही हो? विहान के सवाल पर रचना अपने हाथ के इशारे से उसे झुकने को कहनी है तो विहान झुक जाता है। तभी रचना उसके कान में जा अपने धीमे आवाज में कहती है, मुझे भविष्यवाणी देखना आता है और मैंने देखा है कि अनिरुद्ध अभी शादी करेंगे तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाले हैं। रचना की बातें तो झूठ थी, ये विहान को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वो उसके बातों को सुन उससे दूर हो कहता है, ओह ऐसा बात है, फिर मैं उसे समझा दूंगा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। रचना के बातों पर विहान भरोसा कर रहा है। ये देख रचना बहुत खुश थी। वो खुशी से कहती है, सच्ची तो ठीक है, मैं चलती हूँ, पर आप याद रखना, ओके? इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी विहान उसके हाथ को पकड़ लेता है तो रचना अपना चेहरे को मोड़ विहान के तरफ देखती है और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तभी विहान उसके हाथ को छोड़ कहता है, बहुत रात हो गया है, ऐसे लड़कियों को रात में अकेले नहीं जाना चाहिए, चलो मैं छोड़ दूं। ये सुन रचना मुस्कुराते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहती है, क्या आप मुझे बड़े से कार में छोड़ने जाओगे? रचना की खुशी को देख विहान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। तो रचना उछलते हुए कहती है, वाओ, रचना बड़े से कार में जाएगी। रचना एक्साइटमेंट में कहते हुए अपना नाम लेती है तो विहान अपने मन में ही उसका नाम लेता है, रचना। तभी ड्राइवर कार ले वहां आता है और गार्ड विहान के लिए कार का दरवाजा खोल देता है तो रचना झट से कार के अंदर चली जाती है। वही विहान भी मुस्कुराते हुए कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ जय लड़की की तरह बन अपना सामान पैक कर बाहर आता है और आदित्य को दीवार पर लगे तस्वीर को देखता हुआ पाता है तो वो वहां जा कहता है, मैंने अपना सामान पैक कर लिया।
तभी आदित्य उसके तरफ देखता है और उसे देखते ही उसका डार्क आंख नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सवाल करता है, ये सब कौन है? आदित्य के सवाल पर जय की आंखें हल्की नम हो जाती है और वो कहता है, ये मेरे पापा और मम्मी है जो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे जब मैं सिर्फ 2 साल का था, और ये मेरी दादी है जो हॉस्पिटल में है, और ये मेरे भैया जो मुझे और मेरी दादी को संभालते थे, यहाँ तक कि मुझे कभी पापा मम्मा के ना रहने का एहसास भी होने नहीं दिया है, पर एक दिन वो भी मुझे छोड़ पता नहीं कहाँ चले गए। इतना कहते हुए जय के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो रोते हुए कहता है, सब कहते हैं मेरा भाई मर गया है पर मेरा दिल नहीं मानता। जय की बातों को सुन आदित्य उसके सिर पर हाथ रख उसके सिर को अपने सीने से सटा कहता है, रोवो मत, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी दादी का पूरा खा। इतना कहने के बाद आदित्य रुक जाता है और अपने मन में कहता है, मैं क्या कहने जा रहा था। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहता है, ख्याल रखूंगा जब तक तुम मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे। ये सुन जय को याद आता है और उसका रोना बंद हो जाता है। फिर वो आदित्य से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हमें चलना चाहिए। तो आदित्य उसके तरफ देखता है पर कुछ ना कह बाहर जाने लगता है। वही जय भी अपना ट्रॉली पकड़ वहां से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना को जय का याद आता है और वो जोर से चिल्लाती है भगवान। अचानक से उसका चिल्लाने से ड्राइवर कस के ब्रेक मारता गई। वही विहान आगे की तरफ हो जाता है पर फिर भी अपने हाथ को आगे कर रचना को शीट से ना लगे इससे बचा लेता है। वही रचना एक बार फिर जय का बारे में भूल मुस्कुराते हुए विहान को देखती है। तभी विहान रचना को मुस्कुराता हुआ देखता है तो अपने मन में कहता है, बहुत अजीब लड़की है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो ड्राइवर से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तभी ड्राइवर कहता है, सॉरी सर, मैडम चिल्लाई तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। ये सुन रचना झट से कहती है, सॉरी सॉरी, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगी। वही ड्राइवर फिर कार स्टार्ट कर देता है। तभी विहान रचना से सवाल करता है, तुम चिल्लाई क्यों थी? विहान के सवाल पर रचना झट से कहने के लिए अपना मुंह बड़ा सा खोलती है पर फिर छोटा कर अपने प्यारे से आवाज में कहती है, मैं भूल गई पर बहुत जरूरी बात था। रचना की हरकतों को देख विहान को बहुत हंसी आ रहा था पर फिर भी वो अपने हंसी को दबाया हुआ था। वही रचना सोच रही थी वो क्या जरूरी बात भूल रही है। तो वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन में अनिरुद्ध का कार अंदर जा रुकता है और गार्ड भागते हुए कार का दरवाजा खोल देता है तो अनिरुद्ध कार से बाहर निकल जाता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी उसे उसका भाई नजर आता है, वो गार्डन में खड़ा था। वो अपने भाई के पास जा खड़ा हो जाता है तो अनुराग अपने भाई के तरफ देखता है और कहता है, मैंने सुना तुम शादी करने के लिए लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे हो। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, हाँ मैंने विहान से कहा है। ये सुन अनुराग कहता है, प्यार बिना शादी का कोई मतलब नहीं है। अनुराग के बातों को सुन अनिरुद्ध अपने भाई की तरफ देख कहता है, अगर प्यार में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनों को भूल सेल्फिश बन जाए तो मुझे कभी प्यार नहीं करना है। मैं बस चाहता कोई लड़की हो जो अनाया को प्यार दे, साथ ही टाइम भी। और मोक्ष तो अब बड़ा हो चुका है, उसे अब किसी का जरूरत नहीं है। ये सुन अनुराग कहता है, तुम ऐसा कुछ मत करो, मुझे पता है तुम लड़कियों को अपने सामने टॉलरेट नहीं कर सकते हो, बस मोह। इतना कहा ही था कि तभी अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, उस औरत का जिक्र भी मत करना भैया। इतना कहने के बाद वो गुस्से में जाने लगता है। वही अनुराग अपने भाई के तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। आज तक मैंने जिन्हें भी अपने करीब रखना चाहा है वो मुझसे दूर हो गए हैं, इसलिए बस मैं अब अपने करीब किसी को नहीं रखना चाहता हूँ। अपने आप में इतना कहने के बाद वो चांद की तरफ देखने लगता है। वही सनाया अनिरुद्ध के अंदर आने की बाद दूर से अनुराग को देख उसके पास जाना चाहती थी पर फिर उसके कदम रुक जाते हैं। उसे पता था अगर वो उसके पास जाएगी तो अनुराग का बस गुस्सा ही बढ़ेगा, तो फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी अनुराग मुड़ता है और सनाया को जाता हुआ देखता है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।